ग्रामीण भारत के मध्य में एक रेलवे स्टेशन समय और सभ्यता द्वारा भुला दिया गया था। खस्ताहाल पटरियां और प्लेटफार्म मौसम की मार झेल रहे थे। स्टेशन का नाम कैमूर जंक्शन था, जो केवल एक ट्रेन के लिए स्टॉपओवर था। उनमें वाराणसी जाने वाली रहस्यमय और कुख्यात ट्रेन संख्या 333 नाइटशेड एक्सप्रेस भी शामिल थी। कुछ ही लोगों ने इसमें चढ़ने का साहस किया, और जो लोग वहां पहुंचे वे कहानियां लेकर वापस आए, ऐसी कहानियां जिन्होंने सबसे अधिक संदेह करने वालों की भी रूह कांप दी। दक्ष एक लेखक थे जो हमेशा अपने अगले उपन्यास के लिए प्रेरणा तलाशते रहते थे। नाइटशेड एक्सप्रेस की फुसफुसाती किंवदंतियों ने ही उनकी रुचि को बढ़ाया। हाथ में एक पुरानी नोटबुक और एक जिज्ञासु हृदय के साथ वह इस भयानक ट्रेन के आसपास के अंधविश्वासों को खत्म करने की उम्मीद में आधी रात की यात्रा पर निकल पड़ा। कैमूर जंक्शन का स्टेशन हल्की चांदनी के सामने एक अंधेरे छाया से अधिक कुछ नहीं था। जैसे ही दक्ष सुनसान प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ, नाइटशेड एक्सप्रेस छाया से उभरी। इसके प्राचीन लोकोमोटिव ने शोक भरी सीटी बजाई और ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। इसके चारों ओर जो अंधेरा था, जो दुनिया को अंधकार के कफन में निगल रहा था। दक्ष ने कंपार्टमेंट 13 के लिए टिकट बुक किया था, जो उन सभी में सबसे बदनाम था। टिकट मास्टर ने गंभीर भाव से उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ था। कंपार्टमेंट 13 बाकियों से अलग थलग था, मानो यह कोई ब्लैक होल हो जो पास आने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति के साहस को चूस रहा हो। दरवाजा भयानक अनिच्छा के साथ चरमराते हुए खुला और मुझे भारी निराशा का एहसास हुआ। मकड़ी के जाले पर्दों की तरह लटके हुए थे और धूल भूतियां कंबल की तरह जमी हुई थी। दक्ष अपनी बर्थ पर बैठ गया। उसके नीचे पुराना चमड़ा चरमरा रहा था। ट्रेन की गति असमान थी और टेढ़े मेढ़े पहियों ने उसके अकेलेपन को एक भयावह ध्वनि प्रदान की। नाइटशेड एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हो गई। आधी रात होने तक यात्रा नीरस थी। ठीक उसी समय ट्रेन की लाइटें टिमटिमाकर बुझ गईं, जिससे दक्ष का डिब्बा गहरे अंधेरे में डूब गया। घबराहट ने उसे जकड़ लिया और उसका कांपता हुआ हाथ अपने फोन की ओर तेजी से बढ़ा। अंधेरे में रोशनी की एक हल्की सी किरण के लिए भी तरस रहा था। जैसे ही वह फोन की फ्लैशलाइट को सक्रिय करने में कामयाब हुआ, एक उपस्थिति स्वयं प्रकट हो गई। डिब्बे के कोने से एक धीमी शोकाकुल आवाज निकली, जो फुसफुसाई, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। आवाज अलौकिक और ठंडी थी, मानो उस पर भूली हुई आत्माओं का भार हो। मैंने आवाज की दिशा में फोन की लाइट चमकाई और मुझे एक अवास्तविक दृश्य का सामना करना पड़ा। सफेद साड़ी में लिपटी एक युवती कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके गोरे चेहरे पर अलौकिक चमक थी। दक्ष के हृदय में भय की लहर दौड़ गई। उसकी आवाज कांप उठी और उसने हकलाते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहती हो? उसकी जवाब रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं मीरा हूं, एक यात्री जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। उसने जो कहानी बुननी शुरू की वह त्रासदी और दुख की थी। मीरा अपनी शादी की रात अपने पति के साथ वाराणसी जाने के लिए नाइटशेड एक्सप्रेस में चढ़ी थी। उन्होंने एक साथ सुखी जीवन के सपने देखे थे, लेकिन ट्रेन ने उनके लिए एक अलग नियति तय कर रखी थी। जैसे ही ट्रेन जंगल के बीचों बीच से गुजरी, मीरा के पति को अचानक दिल का दौरा पड़ा। ट्रेन में कोई डॉक्टर नहीं था और ट्रेन की आपातकालीन सेवाएं खराब थीं। मीरा असहाय होकर देखती रही जब उसका पति अंतिम सांस ले रहा था। डिब्बे की परछाइयां उसकी आत्मा को निगल रही थीं। अपने पति के बेजान शरीर के साथ मीरा के पास अपनी यात्रा जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह अगले स्टेशन तक मदद बुलाने में असमर्थ थी। जब ट्रेन आखिरकार वाराणसी पहुंची तो वह दुख और थकावट से घिर गई थी और मदद के लिए उसकी पुकार अनसुनी हो गई थी। उसके पति का शव ले जाया गया और उसे नाइटशेड एक्सप्रेस के इतिहास में एक भूली हुई यात्री के रूप में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अपनी कहानी सुनाते समय मीरा की भूतियां छवि टिमटिमाती हुई प्रतीत हुई। तब से मैं इस ट्रेन में फंसी हुई हूं, वह फुसफुसाकर बोली। मैंने पीढ़ियों से यात्रियों को गुजरते देखा है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। जैसे ही वह बोली, डिब्बे की दीवारें उसकी कहानी की गवाही देने लगीं। उसकी शादी की चूड़ियों की धीमी आवाज हवा में गूंज रही थी और उसकी कहानी डिब्बे 13 के ताने बाने में रची हुई लग रही थी। दक्ष मीरा की प्रेतवाधित उपस्थिति और उसकी दुखद कहानी से अभिभूत था। ट्रेन ने रात भर अपनी यात्रा जारी रखी और दक्ष को लगा कि मीरा की उपस्थिति कभी कम नहीं होगी। वह एक प्रेत की तरह लग रही थी जो हमेशा के लिए नाइटशेड एक्सप्रेस से बंधी हुई थी। उसकी कहानी ने उसे परेशान कर दिया और वह उसकी दुर्दशा के प्रति सहानुभूति की गहरी भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, ट्रेन वाराणसी में पहुंच गई।
मीरा का रूप फीका पड़ने लगा। उसकी वर्णनात्मक उपस्थिति आकाशीय सुबह की रोशनी में लुप्त हो गई। इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए, वह दक्ष की ओर मुड़ी और बोली, सुनने के लिए धन्यवाद। अब मैं आखिरकार आराम कर सकती हूं। सूरज की रोशनी डिब्बे में भर गई और उत्पीड़न की भावना जाग उठी। ट्रेन वाराणसी स्टेशन पर रुकी और दक्ष उतर गया। डिब्बे 13 के भूतिया यात्री के साथ उसकी मुलाकात ने हमेशा के लिए उसे बदल दिया। मीरा की कहानी दुनिया के साथ साझा करने के लिए उत्सुक दक्ष अपने लेखन में लौट आए। नाइटशेड एक्सप्रेस की किंवदंती इसके भूतिया यात्रियों और प्रेतबाधित डिब्बों के साथ कायम रहेगी, लेकिन मीरा की कहानी अंततः सुनी जाएगी। इस अनुभव ने मुझे आश्चर्य की गहरी भावना से भर दिया और मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि नाइटशेड एक्सप्रेस उन कई जहाजों में से एक थी जिसके माध्यम से प्रेम, हानि और सुस्त आत्माओं की ये कहानियां जीवित और मृत के बीच की सीमाओं को तोड़ते हुए समय के माध्यम से यात्रा करती रहीं।